बच्चों, आज हम बायोलॉजी का अगली क्लास लेकर उपस्थित हैं। एमएसपी कोचिंग पॉइंट फुलपरास आप सभी बायोलॉजी के बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम लोगों का बायोलॉजी का टॉपिक है कवक जगत। हम भली भांति इस बात से परिचित हो चुके हैं कि विटकर ने 5 जगत प्रणाली जो वर्गीकरण दिया था, उन्होंने सभी सजीवों को पोषण के आधार पर, कोशिका के आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर, जनन के आधार पर उसे 5 जगतों में बांटा था, जिसमें से मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत के बारे में हम लोगों ने पिछली ऑनलाइन क्लास में अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमारा चैनल एमएसपी कोचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें और पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि पीछे वाले वीडियो में मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कवक जगत के बारे में। तो हम जानते हैं कि कवक का पादप शरीर थैलस प्रकार का होता है। हम लोगों ने जिक्र किया था कि थैलस क्या होता है। थैलस उस पादप काय को कहते हैं जिस पादप काय में जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं हो। यानी जब प्लांट पादप जड़, तना, पत्ती में बटा हुआ नहीं रहता है तो उस पादप काय को हम लोग थैलस कहते हैं। और कवक में भी मुख्य पादप शरीर थैलस प्रकार का होता है, यानी कवकों में भी जड़, तना और पत्ती में विभेदन नहीं पाया जाता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और क्लोरोफिल नहीं पाए जाने की वजह से ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। और चूंकि जब ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं तो विषमपोषी तरीके से अपने भोजन का निर्माण करते हैं या अपने भोजन का जो है अंतर्ग्रहण करते हैं। दूसरे सजीवों पर निर्भर रहकर या सड़ी गली मृत पदार्थ के कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़कर ये जो है अपने पोषण के लिए उन्हें उपयोग में लेते हैं। क्योंकि हम ये भी भली भांति जानते हैं कि जीवाणु के साथ जीवाणु और कवक दोनों मिलकर अपघटक का कार्य करते हैं। अपघटक का कार्य करते हैं यानी ये और जीवाणु दोनों मिलकर, कवक और जीवाणु दोनों मिलकर पादप के सड़े गले भागों को और एनिमल के मृत शरीरों को छोटे छोटे और सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़कर मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊपनता बरकरार रहती है। यानी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल दोनों का संतुलन करने के लिए कवक का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि ये अपघटक की तरह कार्य करते हैं। कवकों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो इनकी समानता पादप कोशिका के समान बताती है। लेकिन जब स्टडी किया गया कवक के कोशिका भित्ति का तो यह बात पता चली कि उच्च वर्ग के पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक रासायनिक पदार्थ से बनी होती है, जबकि कवक के अंदर कोशिका भित्ति काइटिन नामक रासायनिक पदार्थ से बनी हुई रहती है। कोशिका भित्ति जो कि कवक कोशिका के सबसे बाहर वाली भित्ति होती है, जो कि मृत भाग होता है कवक का, और जो एक स्पेशल तरीके का रासायनिक पदार्थ जिसे हम लोग काइटिन कहते हैं उससे बनी हुई रहती है और कवक कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। कवक का शरीर संगठन जो है, कवक का शरीर छोटे धागे के समान संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह संरचनाएं आपस में मिलकर कवक तंतु बनाती है। कवक का शरीर जो है वो छोटे छोटे धागे के समान संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग कवक तंतु कहते हैं। और कवक तंतु आपस में मिलकर कवक जाल बनाती है। और कवक जाल जो है वो कवक का पादप काय होता है कवक जाल, जो कि कवक तंतुओं से मिलकर बना होता है, जो कि धागे समान संरचनाएं के कारण बनता है।
कवक का आवास के बारे में हम अध्ययन करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि कवक जो है वो गर्म स्थानों पर, नम स्थानों पर, छायादार स्थानों पर या कम प्रकाश वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। क्योंकि इन्हें प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनके पास पर्णहरित नहीं पाया जाता है, जिस वजह से यह फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो नहीं करते हैं। इसलिए ये कम प्रकाश वाले स्थानों पर भी जीवित रह जाते हैं, क्योंकि इनका पोषण जो है वो विषम पोषी प्रकार के होते हैं। इसलिए प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, इसलिए ये कम प्रकाश वाले स्थानों पर भी आसानी से जिंदा रह जाते हैं। पोषण के आधार पर कवक, हम लोग जान रहे हैं कि कवक अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, तो वह सहजीवी नहीं, मतलब वह जो है वो स्वपोषी नहीं होते हैं, यानी वो परजीवी या मृतोपजीवी तरह का होते हैं। परजीवी और मृतोपजीवी तरह का, इसका मतलब हो गया कि जब कवक किसी जीवित जंतु पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है और उसको नुकसान पहुंचाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं परजीवी प्रकार का पोषण। यानी परजीवी प्रकार का पोषण कवक करता है, यानी कवक जो है वो दूसरे जीवित जंतु या पादप पर जो है अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए डिपेंड रहता है, और बदले में जिस पादप या जिस जंतु पर कवक जो है वो फूड के लिए डिपेंड रहता है उसे नुकसान पहुंचाता है। और दूसरे तरीके का जो पोषण कवक द्वारा किया जाता है मृतोपजीवी पोषण, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि कवक जो है मृत व सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो जब कोई भी सजीव मृत और सड़े गले पादप और जंतु के मृत शरीर से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो उस तरीके के पोषण को हम लोग कहते हैं मृतोपजीवी। यानी कवक जो है वो परजीवी या मृतोपजीवी दोनों तरह का पोषण करते हैं। कभी कभी कवक जाल के अंदर, जो कि हम जानते हैं कि कवक जाल कवक तंतु से मिलकर बना होता है, और कवक तंतु धागे के समान संरचनाओं से मिलकर बना होता है। धागों के समान संरचनाओं से मिलकर कवक तंतु बनता है, और कवक तंतु मिलकर कवक जाल बनाते हैं, और इन कवक जाल में कवक की कोशिकाएं पाई जाती है। तो उन कोशिकाओं के अंदर कभी कभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ग्लाइकोजन, जो कि रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये भी पाए जाते हैं। कवक में जनन मुख्यतः तीनों तरह का होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तीनों तरह का जो है वो कवक में कवक में तीनों तरीके का जो है वो जनन होता है। तो कवक में कायिक जनन खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा और मुकुलन द्वारा होता है। खंडन क्या होता है कि इस कवक का शरीर जो है वो टुकड़ों में टूट जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा जो है वो नए कवक में बदल जाता है। तो उस तरीके के कायिक जनन को हम लोग कहते हैं खंडन। विखंडन में 2 या 2 से ज़्यादा भागों में, बड़े बड़े भागों में कवक का तंतु टूट जाता है, और सभी कवक तंतु जो है वो नए कवक जाल को बनाते हैं। तो जिस विधि को हम लोग कहते हैं विखंडन। और मुकुलन क्या होता है कि कवक, जैसे कि ईस्ट के शरीर पर एक गोलाकार अतिवृद्धि, जो कि कोशिका भित्ति में कहीं से भी बाहर निकल आती है। जैसे कि ईस्ट नामक कवक में जो है वो कोशिका भित्ति कहीं से भी ऊपर उठकर बल्ब जैसा गोलाकार संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम लोग मुकुल कहते हैं, बड कहते हैं। और ये बड धीरे धीरे अपने आकार में बढ़ोतरी करती है, अपने अंदर उपस्थित कोशिका द्रव्य को बढ़ाती है, और कुछ समय के बाद इसका आकार जो है वो पैतृक कवक के बराबर हो जाने पर यह पैतृक कवक से अपने आप को अलग कर नए कवक का निर्माण कर देती है। तो इस तरीके के कायिक जनन को मुकुलन कहा जाता है। अलैंगिक जनन में 3 सोपान होते हैं, यानी 3 चक्र होता है अलैंगिक जनन में। पहला चक्र, जिसे हम लोग प्लाज्मोगेमी कहते हैं, इसमें जो युग्मक बनते हैं वो 2 तरह के युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो हो सकता है कि नर या मादा युग्मक मोटाइल हो, यानी चल सकें, या अचल हो, नन मोटाइल हो, गमन नहीं कर सकें। तो चाहे चल युग्मक हो या अचल युग्मक हो, दोनों युग्मक के कोशिका द्रव्य जब आपस में मिल जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोगेमी। यानी प्लाज्मोगेमी प्रोसेस में 2 चल या अचल युग्मक, जिसमें से एक नर युग्मक होगा और दूसरा मादक युग्मक होगा, दोनों चल सकते होंगे या दोनों अचल होंगे,
इन दोनों के कोशिका द्रव्य का यानी प्रोटोप्लाज्म का क्या होता है, संलयन होता है, मिश्रित होता है, मिल जाता है दोनों का कोशिका द्रव्य, जिस परिघटना को हम लोग प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फिर दूसरा लैंगिक जनन का सोपान होता है केंद्रक संलयन। अब युग्मक के जो केंद्रक होते हैं, हमने देखा कि प्लाज्मोगेमी में युग्मक के कोशिका द्रव्य का जो है वो संलयन हुआ, और केंद्रक संलयन जिसे हम लोग कैरियोगेमी इंग्लिश में कह सकते हैं, कैरियोगेमी या हिंदी में केंद्रक संलयन, इसमें दोनों युग्मकों के केंद्रकों का क्या होता है, संलयन यानी जुड़ना होता है, मिल जाता है आपस में दोनों केंद्रक। और युग्मनज जो है, हम जान रहे हैं कि अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित जीवाणु बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित जीवाणु बनते हैं, और संलयन द्वारा बीजाणु स्पोर, और स्पोर जो है वो दो तरह के बनते हैं। कौन कौन से, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। तो माइक्रोस्पोर को हम लोग मेल स्पोर भी कहते हैं, और मेगा स्पोर को हम लोग फीमेल स्पोर भी कहते हैं। और जब ये मेल स्पोर और फीमेल स्पोर यानी माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर जब आपस में जो है फ्यूज होते हैं, संलग्न होते हैं, संगलन मतलब आपस में मिल जाते हैं, तब ये युग्मनज जायगोट का निर्माण करते हैं। यानी कवक जगत के अंदर लैंगिक जनन जो है वो 3 चक्र में पूरी होती है। पहला चक्र जिसे हम लोग प्लाज्मोगेमी कहते हैं, इनमें दोनों नर या मादा युग्मक का जो है वो कोशिका द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है। दूसरा जिसे हम लोग केंद्रक संलयन या कैरियोगेमी कहते हैं, जिसमें दोनों युग्मक नर और मादा युग्मक के केंद्रकों का संलयन होता है। और अब केंद्रकों का संलयन होने के बाद जो है उनमें अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित बीजाणु बनते हैं, और अगुणित बीजाणु जो है वो आपस में संलग्न होकर नर बीजाणु मादा बीजाणु से मिलकर फ्यूज होकर जुड़कर मिश्रित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कवक जो है वो एक महत्वपूर्ण जगत होता है। चूँकि विटकर से पहले जितने भी वर्गीकरण प्रणाली आई थी उनमें कवक का स्थान जो है वो कहीं पर पक्का पता नहीं चलता था, लेकिन विटकर ने चूँकि इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर पाए जाते हैं, जैसा कि कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और इनमें जो है वो परपोषण विधि से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये मृतोपजीवी या परजीवी प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और इनमें जनन जो है वो तीनों विधि से होता है, कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। और साथ ही साथ कवक का आवास जो होता है वो गर्म, नम, छायादार अथवा कम प्रकाश वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई जो है वो क्लोरोफिल इनके पास नहीं होता है, जिस वजह से यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, इसलिए कम प्रकाश वाले स्थानों पर भी ये जिंदा रह सकते हैं। और कवक जो है वो बहुत छोटे छोटे धागों की समान संरचनाएं जिन्हें कवक तंतु कहते हैं उससे मिलकर बना हुआ होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से बड़े प्लांट के अंदर तना होता है उसी तरीके से कवक के अंदर कवक तंतु होता है, और बहुत सारे कवक तंतु जो है वो आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं। और कवक जाल जो है वो थैलस प्रकार का संगठन रखता है, शरीर संगठन। यानी कवक जाल के अंदर हम लोग जड़, तना और पत्ती में विभेदन नहीं कर पाएंगे, यानी जड़, तना और पत्ती में कवक जाल विभक्त नहीं होता है। और अलैंगिक जनन में 3 सोपान होते हैं, 3 चक्र होता है। प्लाज्मोगेमी जिसमें नर और मादा युग्मक के प्रोटोप्लाज्म का संलग्न होता है, संगलन होता है यानी मिलता है। और कैरियोगेमी जिसमें दोनों केंद्रकों का मिश्रण होता है, दोनों केंद्रक आपस में मिलते हैं। और युग्मनज में हम जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो हैप्लॉइड अगुणित स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, अगुणित बीजाणु जो बनते हैं वो अगुणित बीजाणु आपस में संलग्न होकर यानी आपस में मिश्रित होकर आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। और ये युग्मनज जो होती है वो बार बार अनेक बार समसूत्री विभाजन करके वो पूरे कवक जाल का निर्माण कर देती है। अब हम अगले क्लास में कवक के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि इस तरीके का यूजफुल वीडियो आप तक घर बैठे पहुंचता जाए। जब भी हम वीडियो को अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। खूब पढ़ें,
और दूसरों को भी अपने ये इस चैनल के बारे में जानकारी दें। धन्यवाद।